नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि अपन डेली का पढ़ रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आपने बहुत ही सहयोग दे करके मेरे चैनल को ग्रो करवाने में सहायता की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अपन एनसीईआरटी कक्षा 10 के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं और आपको प्रारंभिक स्तर का मैं जो नॉलेज वो दे रहा हूँ, बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों। अब यहाँ पर अपन विज्ञान के एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के 1 से 6 पाठों को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां जो लेसन है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और यह लेसन जीवों में जनन के बारे में है। दूसरी बात, आपके अगर इस किताब में कहा जाए तो ये लिखा गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये बात एक ही है, जीवों में जनन कहें या जीव जनन कैसे करते हैं। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं साथियों। अब यहाँ पर जनन शब्द का क्या अर्थ होता है और जनन क्यों आवश्यक होता है और जनन में कौन कौन से तरीके होते हैं, जीवों में अलग अलग प्रकार के जीवों में जनन किस तरह से होता है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन किस तरह से होता है, एक कोशिकीय जीवों में जनन किस तरह से होता है, बड़े उच्च वर्ग के जीवों में जनन कैसे होता है, पौधों में जनन कैसे होता है, पौधों में नई संतति कैसे बनती है, वो कुछ सवाल हैं जो आपको इस पाठ में देखने हैं कि इस पाठ में अपन इसको किस तरह से अपने दिमाग का जो अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, उसको अपन जानने के लिए इस पाठ को पढ़ेंगे साथियों। अब यहाँ पर बात आती है, जहां तक कि जनन और या रिप्रोडक्शन की बात आती है, जनन और रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो जनन का अर्थ ये होता है कि जीवों में पाई जाने वाली वह क्रिया, जीवों में पाई जाने वाली वह क्रिया जिससे जीव अपनी संतति में वृद्धि करता है, संतति बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या जनन का मुख्य उद्देश्य संतति बढ़ाना होता है या जनन का मुख्य उद्देश्य अपना प्रतिनिधित्व किसी और को देना होता है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं, वो अपने दिमाग में इस तरह से उठ रहे होंगे और हम इसका यहाँ पर जवाब खोजने की कोशिश करेंगे साथियों। बालकों, अब यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि अपन विज्ञान विषय जो होता है वो प्रैक्टिकल विषय है और आपको जितना आप नॉलेज इसमें रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आपको आसानी से याद होगा। अब यहाँ पर अपन इस पाठ में मुख्य रूप से कहा जाए तो जनन को पढ़ाने से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपने डीएनए का नाम सुन रखा है। छोटी कक्षाओं में आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का नाम पढ़ा है। अब इसमें आपने ये भी पढ़ा है कि किसी भी जीव के शरीर की कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है जो जिसकी प्रतिकृति हो सकती है, अर्थात उसके समान ही नया डीएनए या नया जो हेलिक्स है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता होती है, डीएनए की विशेषता होती है कि वो अपनी प्रतिकृति कर सकता है या फिर यूं कहा जाए कि रेप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन इसमें हो सकता है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? बिल्कुल, जो भी जीव होते हैं वो प्रतिकृति, अपने शरीर की प्रतिकृति बनाते हैं, अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका रीजनरेशन करते हैं। कैसे करते हैं उसको अपन एक एक करके देखेंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रतिकृति करते समय जीवों में क्या हानि होती है या जनन क्रिया के दौरान जीवों में कुछ हानि होती है या इस तरह की बातों का आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जीवों में जब जनन की क्रिया होती है तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो डीएनए की बात याद आती है, डीएनए का नाम याद आता है जिसकी प्रतिकृति की जाती है। अब साथियों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिकृति जिन कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है उनमें
और जिनमें कोशिकाओं में डीएनए नहीं पाया जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जनन क्रिया में डीएनए और आरएनए, या जनन किसको कहेंगे, अपने समान ही नई संतति को पैदा करना, या आप ये कह सकते हैं कि जीव अपने समान ही दूसरा जीव पैदा करे, उसको अपन जनन कहेंगे। तो जनन क्रिया में यहां पर डीएनए का योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, मानव का शिशु मानव जैसा ही होता है, भैंस का बच्चा भैंस जैसा ही होता है। वो कारण होता है कि डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। सूचनाओं को ले जाने का काम करता है का मतलब यहाँ पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाई जाएंगी, डीएनए द्वारा पहुंचाई जाएंगी। अब यहाँ पर बात करें कि डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। अब अपन ने प्रोटीन के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ा है कि प्रोटीन हमारे शरीर की सभी क्रियाओं में सहायक होता है। तो यहाँ पर डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण भी होता है भाई साथियों। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर मुख्य रूप से डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। अब अगर अपन एनसीईआरटी की किताब के अनुसार देखें तो एक डीएनए बनेगा और दूसरा डीएनए अपने जैसा बनाएगा। तो यहां पर क्या ये डीएनए जो होता है वो कहीं पर खंडित होता है, या फिर ये जो नया डीएनए बनता है वो उसके जैसा ही होता है, उसके जैसी प्रतिकृति बनती है। इन चीजों को अपन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिकृति शब्द जो होता है वो आपको डीएनए से संबंधित जोड़ करके उसको याद रखने की जरूरत होती है। दूसरी बात साथियों, ये कहा जाता है कि ये तो बड़े जीवों की बात है, जैसे मानव की बात करें ये बड़े जीवों में जनन की बात है। अगर छोटे जीवों में जनन की बात करें या पौधों में जनन की बात करें तो जनन किस प्रकार से होता है पौधों में या छोटे जीवों में किस प्रकार से होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, अर्थात इसमें जब जनन की विधि होती है वो यहाँ पर इसका शरीर दो भागों में टूट जाता है और टूट करके सीधा नया जीव, नए जो दो अमीबा है उनका निर्माण किया जाता है, जिसमें दोनों में केंद्रक का थोड़ा थोड़ा भाग आ जाता है और नए जो जीव बन जाते हैं उनमें नया केंद्रक आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि अलग अलग जीवों में जनन की अलग अलग क्रियाएं होती है। जैसे कि कुछ जीवों में विखंडन द्वारा जन्म होता है, एक कोशिकीय जीवों में विखंडन द्वारा जनन होता है। अब विखंडन द्वारा जनन होता है उसमें जो जीव होते हैं, अमीबा में विखंडन द्वारा जनन होता है, उसके बाद देखा जाए तो लिश्मानिया में विखंडन द्वारा द्विविखंडन द्वारा जन्म होता है। लिश्मानिया आप उसको याद रखोगे, लिश्मानिया में द्विविखंडन द्वारा जन्म होता है। उसके बाद प्लेज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा जन्म होता है। तो जनन की वह विधि जिसमें एक ही प्राणी भाग लेता है, एक ही जीव होता है, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाए या किसी प्रतिकूल परिस्थिति में उसके चारों ओर आवरण बन जाए, आवरण बनने के बाद अनुकूल परिस्थिति आने के बाद जो अंदर जो छोटे छोटे भाग है वो नए जीवों में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपन विखंडन विधि द्वारा जनन कहते हैं, जो कि निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जीवों में विखंडन द्वारा जनन नहीं होता है। ये इस तरह के जीवों में अमीबा है, लिश्मानिया है, प्लाज्मोडियम है, उसमें ये जनन पाया जाता है। यानी कि अमीबा में अगर आप जनन देखोगे तो अमीबा इस तरह से दो भागों में अंदर खांच बना के टूट जाएगा और टूट करके दो नए अमीबाओं में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पर साथियों ये समझने वाली बात यह है कि उसके अलावा खंडन भी जीवों का एक प्रकार है। विखंडन, खंडन, उसके बाद पुनरुद्भवन जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें खोए हुए अंगों को प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। यानी कि प्लेनेरिया जो होता है वो, जैसे कि ये प्लेनेरिया है,
इस प्लेनेरिया को किसी भी तरह से अपन काट देंगे तो जो टुकड़ा जो अलग अलग टुकड़े हो गए वो सभी नए प्लेनेरिया की तरह व्यवहार करते हैं, उसको कहेंगे अपन पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन भी खोए हुए अंगों को प्राप्त करने की क्षमता पुनरुद्भवन कहलाती है, और प्लेनेरिया और इस तरह के जीवों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सभी जीवों में पुनरुद्भवन नहीं होता है, केवल कुछ ही जीव है सेलेक्टेड, उनमें ही पुनरुद्भवन पाया जाता है। उसके बाद एक और जनन का प्रकार आपके ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, जिसको मुकुलन कहते हैं। मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। यह मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा आप जानते हो सूक्ष्म जीव होता है और सूक्ष्मदर्शी होता है। तो हाइड्रा में इस तरह की स्ट्रक्चर आपके जैसे किताब में दी हुई है, इस तरह से हाइड्रा की स्ट्रक्चर होती है ये। और इसमें हाइड्रा में जहां पर मुकुलन का मतलब एक छोटा सा मुकुल बनेगा, ये तो हाइड्रा की वास्तविक स्थिति है। उसके बाद जैसे उसमें जनन काल आएगा, इसमें एक छोटा सा मुकुल बनेगा और इस तरह से ये मुकुल जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद नए हाइड्रा की तरफ व्यवहार करने लगता है। तो ये हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन आपके बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि हाइड्रा में किस तरह से जनन होता है। उसके बाद कुछ जीवों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब अधिकतर ये पादपों में होता है, पौधों में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा गुलाब है, उसके बाद अंगूर है, ये जो पौधे होते हैं उनका डंठल अगर आप तोड़ करके जमीन में लगा दोगे और उसको पानी पिलाओगे तो इसका नया प्रवर्धन हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रवर्धन है जो कायिक प्रवर्धन कहलाता है और यह प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे कि पत्थर चट्टा आपने देखा होगा, इस तरह की पत्तियों जैसा पादप होता है ये, जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं। ये पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम कहते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे इसके ये अतिवृद्धियां निकली रहती हैं, वो अगर इसको काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो ये जो छोटे छोटे अतिवृद्धियां होती है वो नए पादप में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। उसको अपन कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन वह जनन की वह विधि है जो पौधों में पाई जाती है। और दूसरी बात, पौधों में उसी शरीर से, काया से, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या हो गया, उसी काया से, उसी बॉडी से नया जीव प्रोड्यूस हो जाता है, उसको अपन कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये कुछ जनन की विधियां हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, जैसे देखिए अपन ने सूक्ष्म जीवों के लिए बताया था एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, जैसे विखंडन अमीबा में, लिश्मानिया में, प्लाज्मोडियम में। उसके बाद देखा जाए तो पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मुकुलन हाइड्रा में होता है और उसमें एक नया जीव बन जाता है, उसके टुकड़े टूट करके आ जाते हैं। उसके बाद अगर कायिक प्रवर्धन कहा जाए तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, जिसमें प्लेनेरिया वगैरह ये जीव ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा नामक जो जीव है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के जनन में अभी अपन ने थोड़ा सा प्रिमिटिव स्तर पर शुरू किया है, अब उसको अपन और ज्यादा बड़े तरीके से बड़े जीवों में जनन किस तरह से होता है वो कहा जाए, वो अपन समझेंगे इसको। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि जब जनन क्रिया होती है तो ये कोशिकी विभाजन जैसी होती है। कोशिका के विभाजन से, एक कोशिका के विभाजन से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। तो यहाँ पर अपन प्रारंभिक स्तर पे जीवों में जनन की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें कुछ भाग अपन ने देखे हैं, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन। ये जो भाग है वो छोटे जीवों में और पादपों में जनन इस तरह से होता है। अब अपन बड़े जीवों में और जो उच्च वर्ग के जीव होते हैं उसमें जनन किस तरह से होगा वो अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम। थैंक यू।